हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम चैप्टर 5 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं और जो है आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे। जो त्रिभुज नाम है चैप्टर का, उसके पहले जो है कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन भी हम लिए हैं, तो एक या दो लेक्चर में हम, दो से हो सकता है 3 लेक्चर भी हो जाए, तो त्रिभुज के जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं 2025 के लिए वो सभी हम क्लियर करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल पर जो है जितने भी बच्चे हैं सब लोग सही से मेहनत करें और जितने भी वीडियो डाले गए हैं उनको रिवाइज करें। और हमारा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है त्रिभुज? चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज क्या है, फिर इसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार भी जानेंगे, समरूप क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है मोटी मोटी चीज़ें जान लेंगे, ज़्यादा इनमें डीपली नहीं जाएंगे। जो चैप्टर में हमारे 2025 के लिए जो भी चीज़ें आने वाली हैं उनको हम जो है सही तरीके से जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, हेडिंग डालेंगे त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या है? इसके नाम पे जाए तो त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब हो जाता है 3। अब भुज का मतलब क्या हो जाता है? भुजाएं। तो इसकी यहीं से जो है, इसके नाम से ही इसकी जो है डिफिनीशन बन जाएगी। 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मतलब 3 भुजाओं से बंद आकृति, वो बंद आकृति होगी कहाँ पे? हमारे किसी न किसी समतल में होगी। तो इसकी परिभाषा की बात करें अगर त्रिभुज की, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 भुजाओं से, 3 ऐसे लिखना हो समतल में, समतल में, किसी समतल में, किसी समतल में, किसी समतल में 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से बंद आकृति को, 3 भुजाओं से बंद आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्यारे बच्चों डिफिनीशन है त्रिभुज। त्रि का मतलब क्या होता है? 3, भुज का मतलब भुजाएं, मतलब 3 भुजाओं से बंद आकृति। ये बंद शब्द हमें जरूर जोड़ना होगा। बंद, अगर बंद नहीं है तो वो जो है हमारी आकृति त्रिभुज नहीं कहलाएगी। या फिर हम बहुभुज की बात करेंगे, फिर जब बताएंगे तो वो बहुभुज हमारा फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि त्रिभुज एक बहुभुज में ही आता है। तो किसी समतल में 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये रही इसकी डिफिनीशन। और इसके बाद हम जो है त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे। तो किसी समतल में 3 भुजाओं, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर देख लें। एग्जाम्पल कह रहा है समतल, जैसे ये हमारा क्या है? व्हाइट बोर्ड, ये हमारा एक समतल है। तो ये समतल पर कह रहा है 3 भुजाओं, किसी समतल में 3 भुजाओं से बंद आकृति। ये बंद आकृति है, खुली नहीं होना चाहिए। इसका नाम ABC, ये हमने नाम रखा दिया। तो किसी समतल में 3 भुजाएं, 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? 3 भुजाएं, 3 भुजाओं की अगर बात करें, 3 भुजाओं, 3 भुजाएं, 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB हो गई एक भुजा, एक BC हो गई और एक AC हो गई। इस प्रकार से क्या है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो 3 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? हमारी त्रिभुज कहलाती है। फिर अगर एक चीज जाने, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो ये क्या है? शीर्ष है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक। और त्रिभुज में 3 कोण भी, जितने यहाँ पे कितने? 3 कोण। 3 ये चीजें जो है सब लोग आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हम अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की। त्रिभुज के प्रकार, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। प्रकार के 2 प्रकार से, एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर,
भुजाओं के आधार पर, और एक प्रकार के अंतर्गत ये हो जाएगा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो दो प्रकार से त्रिभुज का अगर डिवाइड किया जाता है तो दो टाइप्स में हो जाता है, एक भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, भुजाओं के आधार पर जब चर्चा करेंगे तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज हो जाते हैं? 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक हो जाता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक तीसरा हो जाता है समबाहु त्रिभुज। इस चार्ट को जो है अच्छी तरह से बना लेना है, और ये जो है क्विक रिवीजन में तुरंत जो है जैसे देखो सारी चीज़ें त्रिभुज से संबंधित हमारी एक नज़र में आ जाएंगी। तो त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। मतलब इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से? विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज जोड़ लें, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। फिर इस प्रकार से आगे हम चर्चा करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा हो जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इन सब के बारे में हम जानेंगे भी कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या। अब इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो मात्र जो है हम ऐसे बताएंगे कि ज़्यादा भाषा जो है आप लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा। विषम बाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज, विषम का मतलब क्या होता है? अलग ही होता है, विषम का मतलब अलग। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या, त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसमें 3 भुजाएं हो। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे हम इसका एक चित्र बना दें, ये जैसे इसका नाम रखा दें ABC, तो ये हमारा क्या है? एक विषम बाहु त्रिभुज। तो इसकी डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे देखो सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। जैसे ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये कितनी है? 4 है। तो कोई भी भुजा क्या है इसमें बराबर नहीं है, तो क्या बोला जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों मापें क्या हो, जिसकी तीनों भुजाओं की मापें अलग अलग हों, तीनों भुजाओं की माप अलग, साइड में लिखे तीनों भुजाओं की माप अलग, तीनों भुजाओं की मापें अलग हों, तीनों भुजाओं की मापें अलग हों। वो कौन सा त्रिभुज हमारा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की, अब सम माने क्या होता है? बराबर। द्वि मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? 2। अब बाहु मीन्स क्या होता है? बाहु। बोला करते ना ये हमारी बाहु। बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगी? जिसकी 2 भुजाएं बराबर, द्वि का मतलब 2, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं मात्र बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनके नाम से ही इनकी डिफिनीशन याद कर लेना है। थोड़ा सा भी अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे, इनके नाम पर जाएंगे तो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा एक भी। सम माने क्या होता है? बराबर। द्वि माने 2। तो एक ऐसा त्रिभुज बना दो प्यारे बच्चों जिसकी 2 भुजाएं क्या लगें कि आपस में बराबर हैं। जैसे मैं एक ये त्रिभुज बनाया हूँ, यहाँ पे 2 भुजाओं को हम बराबर मान लिए हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं AB बराबर कितना है? AC।
ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब दोनों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर कितना है? ए सी। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते थे, ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल सी ए, या ए सी, जैसे भी लिखना हो। तो इसमें क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। और समबाहु, सम माने क्या होता है? बराबर, बाहु माने भुजाएं, मतलब कि सभी भुजाएं इसमें क्या हो? बराबर हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक बना दें। ये हमने एक जो है समबाहु त्रिभुज की कल्पना की है कि ये हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या कहलाता है? हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब न्यून कोण की प्यारे बच्चों बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ये तो हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात कर ली। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज की बात करना है तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 0 से अधिक और 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हों। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके कोणों की मापें क्या हों? 0 से बड़ी और 90 के बीच में हो, हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हम एक यहाँ पे बना दें चित्र, जैसे मान लो ये हमने 60 डिग्री कर दिया, ये भी 60 डिग्री कर दिया। 60 कितने हो गए? 120, और ये भी कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। तो तीनों कोण क्या है? एक न्यून कोण है। इनकी मापें क्या है? 0 से अधिक है और 90 से कम है। कोई भी मापें यहाँ पे रख सकते हैं, उन तीनों का योग 180 होना चाहिए और 0 और 90 के बीच की होनी चाहिए। ठीक। समकोण त्रिभुज की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक ये त्रिभुज बनाएं, ये इसका नाम यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। बाकी ये जो है मापें हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये 45 डिग्री है, इसको भी 45 लिख सकते हैं, ये 45। अब इन सब का योग कितना होना चाहिए? 180 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे मान हमें रखना है जिनका योग 180 पूरा हो जाए इनको जोड़ने पर। ठीक। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक त्रिभुज बनाएं, 90 से हमारा क्या हो? बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो जैसे हम यहाँ पे इसकी बात कर दें 120 डिग्री, 120 डिग्री ये है, तो ये 120 हो गया। तो हमें अब यहाँ पे ऐसी मान लो इसको तुमने 30 रख दिया, तो 120 और 30 कितने हो गए? हमारे 150 हो गए। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 30। सभी का योग 180 होना चाहिए। या किसी को दिक्कत हो कि सर यहाँ पे सभी में बराबर कर लेते हैं, तो हम ऐसा करे दे रहे हैं, हम इसको लिखे दे रहे हैं कितना? यहाँ पे 40 करे दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 20। ठीक। अब इन सब का योग कितना? 180 होना चाहिए, देख लेना। अगर नहीं हो तो अभी फिर वहाँ पे बदल लेंगे। 120 और 40 कितने हो गए? 160। 160 और 20 कितने हो गए? 180। बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप ये आप लोगों के पूरी तरह से समझ में आ गया होगा त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बेहद सिंपल है, जो जिसका नाम है वही उसका काम है। ठीक। जैसे हमारे यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है। विषम का मतलब क्या होता है? अलग होना। मतलब इसकी तीनों मापें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनके प्यारे बच्चों, इनके नाम पे जाना है और इनके नाम से ही उनका जो है पूरा काम निकल आता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर क्या है?
त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून का मतलब क्या हो? न्यून कोण का मतलब ही होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। 0 डिग्री से अधिक और 90 इसके बीच का अगर कोण होगा, तीनों कोण इसके बीच के होने चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण जिसका एक कोण समकोण हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों किसी त्रिभुज में मात्र एक समकोण हो सकता है। कारण क्यों दो नहीं हो सकते हैं? अगर हम दो कोणों की बात कर देंगे 90-90 के, तो 180 वो ऑलरेडी हो जाएंगे, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सब लोग जानते हैं, बचपन से चले आ रहे हैं सीखते। 4-5 से जो है हमें पढ़ाया गया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। तो अगर हम 2 को कर देंगे तो 180 तो ऑलरेडी वो हो ही गए, तो तीसरे के लिए कोई मान ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मान उसका भी होना चाहिए, तभी वो हमारा एक त्रिभुज बन पाएगा। तो किसी त्रिभुज में कम से कम मतलब एक ही समकोण हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो अधिक कोण की बात जान ही गए हैं कि एक कोण अधिक होना चाहिए। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक, 180 से छोटा, वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लेना है। और 1-2 बार जैसे तुम इसको कभी आवश्यकता पड़ेगी, एक बार जैसे नज़र से देख लोगे, पूरी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगी। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है? समरूप क्या है? हम जो है अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। समरूप क्या है, जो यहीं से तुम्हारे चैप्टर की सही से शुरुआत होती है। अब यहाँ से जो है हमें और अच्छे से ध्यान देना है। समरूप, समरूप का मतलब क्या होता है बेटा? समरूप, समान रूप। हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो जहाँ तक लगता है हम उसके नाम से ही उसको रिलेट करके पढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। समरूप का मतलब क्या है? सम माने क्या होता है? समान, और रूप मतलब जानते हैं उनकी इसकी बनावट। समरूप, 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 समरूप का मतलब क्या होता है? देखिए, सम, यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है सम, एक है रूप। सम मीन्स क्या होता है? समान, और रूप मीन्स क्या होता है? उसकी बनावट। मतलब समरूप की अगर हम बात करें इसके शब्द के आधार पर, तो समान बनावट जिसकी दिखेगी वही क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समान बनावट में लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं होता है, उसकी जो है इमेज की बात होती है कि उसका रूप कैसा बन रहा है। एक ही प्रकार का है तो वो क्या बोला जाएगा? समरूप बोला जाएगा। लंबाई चौड़ाई कुछ कम हो या ज़्यादा हो ये मायने नहीं रखती है। तो सब यहाँ से हम लिखेंगे समरूप की डिफिनीशन। समरूप क्या है? ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक समान हो तथा उनकी माप या उनकी मापें क्या हो? अलग अलग हो या समान हो, तो भी हमारा जो क्या होगा? हमारा समरूप आकृतियां होंगी। तो इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा लिख लेंगे। ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक समान हो, एक समान हो तथा उनकी मापें या बुक में लिखा रहता आमाप भी लिखा रहता है, आमाप, उनकी मापें या आमाप। ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक समान हो तथा उनकी मापें अलग अलग हों, एक समान हो तथा उनकी मापें अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग या समान, या समान, या समान हो, या समान हो, उन्हें समरूप, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं।
समरूप आकृतियाँ या समरूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग डाला समरूप, तो यहाँ पे समरूप की जगह समरूप आकृतियों की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें आकृतियों के बारे में ही जानना है। तो यहीं पे हेडिंग इसमें थोड़ा सा लिखना हो तो लिख सकते हैं समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ। ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में एक समान हो तथा उनकी, यहाँ पे एक समान लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हटा सकते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में एक समान हो तथा उनकी मापें या माप अलग अलग हों, उन्हें क्या कहते हैं? अलग अलग हों, उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। तो इसके नाम से ही प्यारे बच्चों, सम मीन्स क्या होता है? समान, रूप मीन्स क्या होता है? बनावट। ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में क्या हो? एक जैसी हों तथा उनकी मापें अलग अलग हों, तो क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम यहाँ पे ये हमने एक त्रिभुज बनाया और इसी तरह का त्रिभुज यहाँ भी बना दिए ये। तो ये अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो हमें लग रहा है कि ये जो है दोनों त्रिभुज किस तरह के हैं? एक ही जैसे के बने हुए हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई से हमें मतलब नहीं होता है PQR, लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं होता है। इनकी लंबाई क्या है ये मायने नहीं रखती है। तो ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में एक समान हो, दिखने में क्या हो? एक समान हो, वो क्या कहलाएंगी? हमारी समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, समरूप आकृतियाँ। अब समरूप आकृतियों में ये, जैसे हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं? समरूप हैं। तो इसकी संगत भुजा क्या होगी? ये होगी इसकी संगत भुजा। जैसे इस त्रिभुज को मैं इसके ऊपर जैसे यहाँ से उठा करके इस चीज़ को इधर रखूँ, तो जो जिसके ऊपर आए वही हमारी क्या, उनके संगत हो जाती हैं। जैसे इसको उठाकर हम यहाँ पे रखें तो AB किसके ऊपर जाएगा? PQ के ऊपर। तो AB की संगत भुजा क्या होगी? PQ होगी। BC की संगत भुजा क्या होगी? QR होगी। और AC की संगत भुजा क्या होगी? PR होगी। तो आई होप जो है समरूप आकृतियों के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे कि उसमें मापों से, जैसे हम कह दें, एक और देख लीजिए, ये हमारा क्या है? एक वृत्त है और ये भी हमारा क्या है? एक वृत्त है। अब इनकी लंबाई की, अगर इनकी जो है माप की बात की जाए तो अलग अलग माप के हैं, लेकिन अलग अलग माप के हैं वही तो हमें बताया गया कि अलग अलग माप की भी होंगी तो भी वो क्या होंगी? समरूप। दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, मतलब उनकी बनावट एक जैसी होनी चाहिए। तो ये जिस तरह से ये एक इमेज गोलाकार होती है एक वृत्त के आकार की, उसी तरह से यहाँ भी एक वृत्त के आकार का दिया गया है, इसलिए ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं? समरूप हैं। इनकी माप से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं समरूप त्रिभुज की बात अगर करें तो ही यहाँ पे, जैसे हमने समरूप आकृतियों की बात किए हैं, तो ऐसी आकृतियाँ, ऐसे त्रिभुज जो दिखने में एक समान हो तथा उनकी मापें क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या कहलाएंगे? हमारे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को मैं रफ करता हूँ। समरूप और सर्वांग समता में अंतर, इस चीज़ को हमें देखना है। समरूप त्रिभुज, इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख ली। इसके लिए जो समरूप त्रिभुज, इनकी जो भी प्रतिबंध है समरूप त्रिभुज के लिए, उन चीज़ों को फिर हम जानेंगे। तो समरूप त्रिभुज की पहले बात करें, एक ऐसे दो त्रिभुज जिनकी क्या हो? मापें क्या हो? अलग अलग भी हो या समान हो, दोनों में आ सकता है। समान होंगी तो भी वो हमारा समरूप होगा, अलग अलग भी होंगी तो भी, बस उनकी बनावट क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। हम इस टॉपिक पर पहुंचते हैं, फिर इसके बाद बहुभुज के अंतर्गत ही आ जाएगी चीज। समरूप और सर्वांग समता में अंतर। प्यारे बच्चों, 9th में हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें समरूप और सर्वांग समता में अंतर की बात समझना है। तो एक सबसे पहले ये जान लें, जैसे हम कह दें ये एक त्रिभुज है और यहाँ ये भी एक त्रिभुज है, इसकी माप 2 है। थोड़ा सा त्रिभुज बनाए,
जैसे हम इसका 2 नाम दे दें, इसका 3, इसका 5, ये छोटी है, इसका 3 दे दो, ये 5। इसी तरह से यहां एक त्रिभुज बना दें, इसकी माप 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहां भी इसी तरह से 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब अगर इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में इनकी जो भी भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, सब क्या है, समान है, पी क्यू आर। ये दोनों क्या हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी, और यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 दिया गया है। तो ये दोनों आकृतियाँ अगर देखी जाए तो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्योंकि हम क्लास 9th में पढ़े हैं कि अगर हमारी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर हों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के क्या हों, बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, भुजा 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 से सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज को देखें तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। और अगर ये सर्वांगसम है, क्या हम इनको समरूप नहीं कह सकते हैं क्या? क्योंकि दिखने में तो एक ही जैसे हैं, माप भी सेम है, मापे सेम हो समरूप के लिए चाहे ना हो, लेकिन दिखने में एक जैसे हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वांगसम, समरूप कहलाते हैं। दिखने में एक जैसी हो, मापे अलग अलग भी हो तो भी, तो ये तो सर्वांगसम है। यहाँ हम अगर बात करें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हैं पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, किससे हैं, एस 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 से। अब अगर मैं इन्हीं दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर भी है, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, माप भी मिल गई है सेम, माप मिले या ना मिले तो भी वो समरूप होते, दिखने में चूंकि एक जैसे हैं। तो इस चीज को अभी समझें। मैं एक चीज और बताता हूँ, फिर इन्हीं से संबंधित जो है ये जो इसमें अंतर होता है उस चीज को बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे, अपने से गेस कर लेंगे। अब जैसे मैं एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज हमने बनाया, इसकी माप दे दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी माप दे दिया 5 सेंटीमीटर, इसका नाम रखा है ए बी सी। और एक दूसरा त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, एक दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज क्या ले लिया, पी क्यू आर। इसको हमने 6 सेंटीमीटर नाम दिया, इसको भी 6 सेंटीमीटर नाम दे दिया, ए बी सी। हमने इनका नाम क्या, यहाँ मान लो ये बड़ा हम बना है, इसको और बड़ा कर सकते हैं, ये ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक है पी क्यू आर, तो यहां से अगर देखें तो ये दोनों त्रिभुज दिखने में क्या लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, मतलब इनकी जो है बनावट एक जैसी लग रही है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस चीज को तो बहुत ही आसानी से आप लोग लिख देंगे, क्योंकि इनकी बनावट क्या दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। माप से मतलब नहीं होता है कि उनकी भुजाओं की माप क्या दी गई है। अब यहाँ हम बात करें, अगर इसी दोनों त्रिभुजों में कोई बोल दे कि ये क्या सर्वांगसम है, तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है सर्वांगसम? क्योंकि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, इसके भी नाम पे सर्वांग, सर्व मीन्स क्या होता है, सभी, सर्वांग अंग मीन्स हो गए भाग, और सब मीन्स क्या होता है, बराबर, मतलब सभी अंग बराबर हों। सर्वांगसम के लिए होता है कि सभी अंग बराबर होना। तो यहाँ इस चीज को देख पा रहे हैं, ये जो है इस अंग के बराबर नहीं है, ये अंग इसके बराबर नहीं, इसलिए सर्वांगसम नहीं होगा। तो सर्वांगसम नहीं है, लेकिन फिर भी ये समरूप था। तो मतलब कि यहां से हम देखें कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई चीज सर्वांगसम है तो ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों क्या होगी, वो समरूप होगी ही होगी। तो यही इसका अंतर हो जाएगा, समरूप और सर्वांगसमता में अंतर, कि सभी, कहां पे लिखें, इस चीज को नोट डाउन कर लें, हम यहां पे फिर लिख देते हैं।
तो समरूप और सर्वांग समता में आप लोग अंतर समझ पाए होंगे, हालांकि आता नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन जो है हम आप लोगों को समझा दिए कि समरूप में क्या होती हैं, मापें अलग अलग भी हो फिर भी वो समरूप होता है। सर्वांग समता में क्या होती हैं, मापें समान होना चाहिए तभी वो सर्वांग समता होता है। तो यहाँ से एक चीज़ जो नोट पॉइंट निकलता है उस चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ जो हम दोनों को अभी हम समझाए हैं उसी से यहाँ पे ये लिखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती, समरूप होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों पॉइंट है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। और इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे कि कैसे नहीं होती हैं। हम दो एग्जाम्पल लेकर के समझाए हैं कि एक तो लिए थे दोनों सर्वांगसम त्रिभुज ले लिए थे तो वो ऑटोमेटिक समरूप तो थे ही, और फिर दो त्रिभुज लिए थे जो समरूप थे दिखने में लेकिन वो सर्वांगसम नहीं थे। तो वहीं से हमें लिखे हैं, उसी चीज़ को समझा करके हम यहाँ पे लिख देंगे कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। तो हम जो है अगले पॉइंट पे पहुँचते हैं, बहुभुज तथा बहुभुज की समरूपता के लिए प्रतिबंध। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से समझना है। बहुभुज तथा बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध। तो सबसे पहले हम बहुभुज की बात करें प्यारे बच्चों, तो पहले बहुभुज को जान लेते हैं। अगर हम बहुभुज को बता दिए तो फिर जो है जिससे भी समरूपता की बात कहेगा बहुत ही आसानी से आप लोग लिख लेंगे। बहुभुज क्या होता है, इसके भी नाम पे ही रिलेट करेंगे। बहु मीन्स क्या होता है, बहुत सी, भुज मीन्स भुजाएं, ठीक है ना, जिसमें बहुत सी भुजाएं हो। एक मोटे तौर पे देखा जाए जिसमें बहुत सी भुजाएं हो तो वही हमारा क्या होता है, बहुभुज। बहुत सी में क्या आ जाता है, दो या दो से अधिक वाली, ठीक है ना, दो या दो नहीं, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक लेंगे तभी वो बहुत सी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी डिफिनीशन, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बंद आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से समतल में बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से समतल में बंद आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से समतल में बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। अब बहुभुज जो यहाँ पे डिफिनीशन है तो 3 या 3 से अधिक, जैसे हम हमने 3 कर दिया ABC, तो 3 भुजाओं वालों को क्या बोल दिया जाता है, त्रिभुज। ये कैसा बहुभुज है, त्रिभुज है। इस मतलब ये है तो बहुभुज लेकिन इसका नाम क्या है, त्रिभुज। जैसे हम यहाँ पे एक और ले लें, ये क्या है, एक बहुभुज है लेकिन कैसा बहुभुज, चतुर्भुज, ठीक, इसका नाम ABCD। जैसे और हम ले लें, ये 1 2 3 4 5 6, ये कैसा बहुभुज हो गया, खडभुज, ठीक। तो यहाँ से हम जानें कि 3 या 3 से अधिक अगर भुजाएं समतल में बंद दी गई हैं तो वो हमारी क्या होंगी, बहुभुज होंगी। तो उन भुजाओं के आधार पर उन बहुभुज का फिर नाम हो जाता है। जैसे ये एक बहुभुज है लेकिन कैसा बहुभुज है, त्रिभुज है। ये क्या है, बहुभुज है लेकिन इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। ये भी एक बहुभुज है लेकिन इसका नाम क्या है, एक खडभुज। यहाँ से हम एक चीज़ देखें
तो यहाँ पे जैसे त्रिभुज वो उसमें पूछ लेता है कि बहुभुज तथा जैसे बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध, तो बहुभुज की समरूपता बोले या फिर बोल देता है त्रिभुज की समरूपता। तो बहुभुज की जो होगी समरूपता वही हमारी त्रिभुज की, क्योंकि त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। तो यहाँ पे लिख लेना है बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो प्यारे बच्चों, बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध की बात करेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध, बहुभुज की समरूपता या ऐसे पूछ सकता, बहुभुज की समरूप होने के लिए क्या प्रतिबंध होते हैं। तो बहुभुज की समरूपता के लिए प्रतिबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको जो है बिल्कुल लर्न कर लेना है। बहुभुज की समरूपता के लिए प्रतिबंध, तो बहुभुज की ऐसे लिखना, बहुभुज की समरूपता के लिए प्रतिबंध इस प्रकार हैं। पहला प्रतिबंध क्या होता है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा संगत भुजाएं जो होती हैं एक ही अनुपात में होती हैं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। ये जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नंबर जरूर दिलाएंगे। ये दो जो है बहुभुज की समरूपता के लिए प्रतिबंध है, इनको अच्छी तरह से रट लेना है। बहुभुज की जगह पे आ सकता है त्रिभुज की समरूपता के लिए, तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं है। बहुभुज के अंतर्गत ही क्या होता है, त्रिभुज, वही चीज है। तो लिख देना संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। फिर जो है हम अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। ये चीज़ अगर बनती है तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस चीज़ को ये जो यहाँ पे लिखे हैं इनको थोड़ा सा मैं फिगर से बताए दे रहा हूँ कैसे जो है संगत कोण। जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दें, इसका नाम रखा दें ABC, और एक त्रिभुज यहाँ पे बना दें PQR। तो ये समरूप, ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कब होंगे, जब कह रहा संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण प्यारे बच्चों, A का संगत कोण क्या होगा P, B का संगत कोण क्या होगा, B का संगत कोण क्या होगा Q, और C का संगत कोण क्या होगा, C का संगत कोण R। इसी तरह से भुजाओं की बात करें तो AC भुजा किसके संगत होगी, PR के, और यहाँ पे AB भुजा किसके संगत होगी, AB भुजा PQ के। यहाँ इसकी बात करें, BC की बात करें तो BC किसके संगत भुजा होगी, BC QR के। मतलब इसको अगर इसके ऊपर रखते हैं तो जो जिसके ऊपर गिरेगा वही क्या होते हैं, संगत हो जाते हैं। AB की संगत PQ, BC की संगत QR, AC की संगत PR। कोण की बात करें, कोण A कोण P का संगत, कोण B Q का संगत है, कोण C R का। तो यहाँ पे कह रहा संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब कोण A बराबर कोण P हो, कोण B बराबर कोण Q हो, और कोण C बराबर कोण R हो। तो ये हो गई पहली जो है समरूपता के लिए जो प्रतिबंध है, संगत कोण क्या हो, बराबर। फिर दूसरा क्या है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब AB की संगत भुजा PQ, संगत भुजाएं एक ही AB अपान PQ, ये पहला, ये दूसरा प्रतिबंध। AB अपान PQ बराबर BC अपान QR इक्वल AC अपान कितना
पी आर। तो कह रहा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब बराबर होती हैं। ठीक, अब जो है हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोगों को लर्न कर लेना है और यहाँ से तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, इसका बढ़िया सा प्यारा सा हल डाल देना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है इसको। कह रहे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। त्रिभुज ABC, अरे प्यारे बच्चों क्या हुआ चश्मे से, इसीलिए तो आंखें दर्द करने लगी। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या कह रहा है? एक त्रिभुज दिया गया है DEF। जिस तरह से यहाँ ABC, जैसे A से स्टार्ट किया, यहाँ से ABC, उसी तरह से जैसे लिखा DEF, तो यहाँ इसे DEF ऐसे ही बनाना होता है। 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण A 75, इसका मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? 75 डिग्री। फिर कोण E कितना दिया गया है? 57 डिग्री। और हमें क्या बताना है? कोण C की वैल्यू बताना है। तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं उन चीज़ों को पहले लिख लो। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, त्रिभुज ABC, या पहले चाहे ऐसे लिख लो, कोण A बराबर कितना? चूंकि कोण A बराबर दिया है 75 डिग्री और कोण E बराबर दिया है 57 डिग्री। कोण C की वैल्यू हमसे पूछा है तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQR के, ये बोला है क्वेश्चन में, हमने पहले से बोला कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज यहाँ पे DQF है, DEF है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं। ABC और DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए ये दोनों अगर त्रिभुज समरूप हैं प्यारे बच्चों, तो कोण A बराबर कितना होगा? कोण D के होगा। मतलब कोण B बराबर कितना होगा? कोण E के होगा। और कोण C बराबर कितना होगा? कोण F के होगा। तो हमें जो है जो भी चीज़ ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। इसका ये हमें बताना है, इसका संगत कोई दिया गया है बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख दें चूंकि कोण C, इसलिए कोण C बराबर कोण E होगा। इस चीज़ को लिख देंगे। कहाँ से होगा ये? संगत कोण क्या होते हैं? ये हम जो यहाँ पे लिखे हुए, चूंकि समरूप अगर कोई त्रिभुज है तो उसके लिए संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो संगत कोण प्यारे बच्चों, इसका संगत कोण नहीं है, कोण C का संगत कोण कौन होगा? F होगा। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बताना है, तो पहले जो है हम ऐसा करें, कोण B बराबर कितना लिख दें? कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है, संगत कोण है। या ऐसे लिख सकते हो, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर भी कितना हो जाएगा? कोण E की जगह कोण E का मान रख दो, कितना है? 57 डिग्री। ये आ गया हमारा कोण B का मान। लेकिन हमें बताना है कोण C का मान। अब जो है हम यहाँ पे एक चीज अप्लाई कर दें प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो यही चीज हम कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना? 180। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। कारण यहाँ पे लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आगे हम यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दी गई है 75
प्लस इसकी वैल्यू 57 प्लस कोण सी इक्वल टू कितना 180। इन दोनों को जोड़ करके उस साइड का पक्षांतर कर देंगे तो 7 5 12 12 12 1 13 132 डिग्री हुआ। प्लस का कोण सी इक्वल टू कितना 180, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 132। अब जो है इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे घटा दें तो कितना है, 10 में से 2 घटाओगे कितना 8, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 4। तो हमारा जो है 48 डिग्री कोण सी का मान आ गया। कोण सी का मान कितना आ गया 48 डिग्री, यही हमारा आंसर है। आई होप ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी दो त्रिभुज समरूप दिए हों तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। बस इसी चीज़ को अप्लाई कर देना। कोण से संबंधित आ रहा है क्वेश्चन तो बस हमें संगत कोण लगा करके हल कर लेंगे। भुजाएं कहीं दे देता तो हम संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती, उससे जो है निकाल लेते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग अलग दी गई है। नहीं, वही क्वेश्चन ही है, सेम वही क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं तो तथा कोण A इक्वल टू कितना है 57 डिग्री है। बेटा ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2 बार लिख गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे कोण A बराबर कितना दिया गया है 57 डिग्री है। कोण E बराबर यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर कितना है 57। बस कोणों की मापें अलग अलग हैं, यहीं पे हम बनाए दे रहे हैं। सॉरी बच्चों, ABC त्रिभुज ABC और दूसरा क्या है DEF DEF। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखें इनकी। कोण A की वैल्यू कितनी दी गई है 57 डिग्री, कोण E की वैल्यू कितनी दी गई है 75 डिग्री। बस यहाँ पे इसको इधर कर दिया है। और कोण C, यही चीज़ हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, हमें बिल्कुल उम्मीद है इस चीज़ से कि आप लोग अगर इस सेशन को अच्छी तरह समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप जो है चुटकियों में हल कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमसे जो है आप लोग कमेंट में बताएं, इस चीज़ को हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। अगर प्यारे बच्चों आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक्स बच्चों।